नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदाल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें लखनऊ से। यूपी के बाहुबली और माफियाओं को जानमाल का खतरा सताने लगा है। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में जान का खतरा है। अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। कासगंज जेल में बंद गैंगस्टर ध्रुव सिंह से अब्बास अंसारी को जान का खतरा बताया गया है। कासगंज जेल में ध्रुव सिंह के जरिए अब्बास अंसारी की हत्या कराने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। उमर अंसारी ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कासगंज से अब्बास अंसारी की जेल बदलने की मांग की है और कासगंज जेल से ट्रांसफर कर किसी भी जेल में अब्बास अंसारी को भेजने की अपील की गई है। लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह मास्टरमाइंड बताया गया है। हमारे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश जी, यहां पर कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जेल में ही खतरा अब लगने लगा है और उसके पीछे कहा जा रहा है कि ध्रुव सिंह से खतरा बताया जा रहा है। हम इस पूरी खबर को समझना चाहते हैं कि क्या वाकई ही ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं? कीर्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि अब माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को भी अपनी मौत का डर सताने लगा है। ये वो माफिया का परिवार है जिससे हर कोई खौफ खाता था, आम इंसान खौफ खाता था, उनका नाम लेने से भी डरता था। लेकिन आज वही माफिया मुख्तार अंसारी का परिवार खुद दहशत में है। उन्हें डर सता रहा है अपनी जान का। अब्बास अंसारी को चित्रकूट की जेल से कासगंज की जेल में ट्रांसफर किया गया और कासगंज की जेल में पहले से ही ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह जो है वहां पर बंद है। दरअसल कुंटू सिंह और माफिया मुख्तार अंसारी के बीच में गैंगवार बहुत पुराना है। इससे पहले दोनों के बीच में अदावत जग जाहिर थी। कई बार कुंटू सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में गैंगवार भी हुआ था। कुंटू सिंह 2013 के अजीत सिंह और सर्वेश सिंह उर्फ सीपू जो बसपा के विधायक थे, उनकी हत्याकांड में जो है उसका नाम आया था। 2013 का ये पूरा मामला था। उसके बाद जो है ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू को गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त कासगंज की जेल में है और कासगंज की जेल में ही जो है अब्बास अंसारी को अभी भेजा गया है। तो अब अब्बास अंसारी के परिवार को अब्बास की मौत का डर सता रहा है। लगातार यूं तो जेल प्रशासन साफ कर चुका है कि किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी बैरिक में अब्बास अंसारी को रखा गया है। कुछ उसी तरह के हाई सिक्योरिटी बैरिक में कुंटू सिंह भी अलग बैरिक में बंद है। ऐसे में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों की जान को लेकर कोई भी खतरा नहीं है। बावजूद इसके उमर अंसारी ने प्रमुख सचिव जेल को, इसके साथ ही जो है जेल प्रशासन को, सरकार को पत्र लिखा और कहा है कि कासगंज से किसी भी जेल में अब्बास को ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि अब्बास की जान को खतरा है। तो अब माफियाओं का परिवार भी दहशत में है। वो माफिया जिसके नाम से कभी जो है लोग खौफ खाया करते थे, आज वही माफिया का परिवार डरा हुआ है। आपको याद होगा माफिया मुख्तार अंसारी को भी जब पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया जा रहा था, तब उसने भी अपनी जान की भीख मांगी थी। उसे भी अपनी जान का डर सता रहा था। लगातार वो कह रहा था कि बांदा सुरक्षित नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में है। अब्बास को चित्रकूट की जेल से कासगंज की जेल में ट्रांसफर किया गया है और वहां पर उसे अपनी मौत का डर सताने लगा है। तो अपने आप में यह बड़ी खबर है। उमर अंसारी लगातार कह रहे हैं कि मेरे भाई की जान को खतरा है, उनकी जान की हिफाजत की जाए, उनकी जेल ट्रांसफर की जाए। चलिए ठीक है, अब आगे इसमें देखना होगा कि क्या फिर से जेल ट्रांसफर की जाएगी या फिर नहीं। ठीक है, आप बने रहिए ब्रिजेश जी हमारे साथ, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 2023 शुरू होने से पहले ही सपा का प्रदर्शन शुरू हो गया है। सपा नेता शिवपाल यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार ने विपक्ष को शालीनता का परिचय देने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेताओं को संयम और शालीनता का परिचय देने को कहा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। फिर हंगामे को देखते हुए कल तक के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया, यानी कि आज भी जो कार्यवाही हुई वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्य का भूतपूर्व है। इसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने
होने वाली 200 से अधिक बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए G20 सम्मेलन की बैठक की मेजबानी प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के 100 से अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। निवेशकों के सहायतार्थ MOU पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन निवेशक प्रबंधन पोर्टल निवेश सारथी विकसित किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट माह फरवरी 2018 में आयोजित किया था, जिसमें प्राप्त निवेश के प्रस्तावों को 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन के साथ जमीन पर उतारते हुए लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है तथा अधिकांश इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के समग्र विकास हेतु यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से संपर्क किया गया तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों तथा देश के प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि में रोड शो आयोजित करके प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया गया। नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस द्वारा इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की गई। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का निवेश के महाकुंभ का स्वरूप प्रदान किया। हमारे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश जी, जिस वक्त राज्यपाल इस विधानसभा को संबोधित कर रही थी, विपक्ष उस दौरान भी चुप नहीं हुआ और लगातार नारेबाजी करता रहा और इसलिए कहा गया कि शालीनता का परिचय देना होगा विपक्ष को। देखिए कीर्ति, पहले से जो है समाजवादी पार्टी की कल की बैठक में ही तय हो गया था कि हंगामा होगा और ये बिल्कुल तय था कि सरकार को न सिर्फ कटघरे पर खड़ा करने के लिए समाजवादी पार्टी सदन में तमाम मुद्दों को उठाएगी, वो फिर चाहे कानपुर देहात की घटना की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो या फिर जो है आपका जो है जाति जनगणना का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दों को जो है जोर शोर से उठाएगी समाजवादी पार्टी। कल ही शिवपाल यादव के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी उस बैठक में एजेंडा तय हो गया था। लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही ये पूरा बवाल शुरू हो गया था, इससे पहले ही जो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक थे वो हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर के जो है उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, तो ये अपने आप में बेहद अहम था। और जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, राज्यपाल के अभिभाषण में भी समाजवादी नेताओं का जो विरोध था, जो प्रदर्शन था, वो प्रदर्शन नहीं रुका और लगातार प्रदर्शन जो है चल रहा था, शोर शराबा चलता रहा। इस बीच में आनंदीबेन पटेल ने अपने 1 घंटे का पूरा उद्बोधन पढ़ा। उन्होंने सरकार की उन तमाम नीतियों को, सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में बताया, भविष्य का एक्शन प्लान बताया। लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी लगातार कटघरे पर खड़ा करती रही सरकार को। बाद में अखिलेश यादव ने जब कहा, अखिलेश यादव से जब बात की गई तो अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां बताई हैं वो महज झूठ का पुलिंदा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर बुलडोजर की बिना पर चल रहा है। बुलडोजर से क्या आप कानून व्यवस्था चलाई जाएगी, जो है सीधे तौर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा इन्वेस्टर समिट केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बता दीजिए कि आपने एक काम किया हो। तो तमाम बड़े सवाल, संगीन सवाल उठाए उन्होंने। गन्ना किसानों के बकाये से लेकर के किसानों की बदतर स्थिति तक वो तमाम मुद्दे उठाए। तो सीधे तौर पर यह तय हो गया है, ये पहले दिन का जो आगाज था वो अगले 10 मार्च तक चलने वाले सत्र का अंजाम क्या होगा, इसकी बानगी आज देखने को मिल गई है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी, लगातार पलटवार करेगी और सरकार ने भी जो है फ्रंट फुट पर खेलने का मन बना लिया है। यानी सीधे तौर पर वार और प्रतिवार के बीच में जो है तकरार होगी और तकरार के बीच में ये हंगामा आपको लगातार विधानसभा में देखने को मिलेगा। क्योंकि कल परसों जो है सुरेश खन्ना इसका बाकायदा बजट पेश करेंगे और इस बार का बजट अपने आप में बहुप्रतीक्षित बजट होगा, क्योंकि 33 लाख करोड़ से ऊपर का MOU साइन किया इन्वेस्टमेंट पे और उस इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारने के लिए सरकार को ज्यादा बजट की जरूरत होगी। ऐसे में जब पिछली बार 6.5 लाख करोड़ के आसपास बजट था, इस बार उससे ज्यादा हो सकता। तो सीधे तौर पर सरकार तैयार है,
विपक्ष पलटवार के लिए तैयार है, तो अब हंगामा आपको जो सदन के अंदर देखने को लगातार मिलेगा, ये बिल्कुल तय है। दूसरा ये भी कि समाजवादी पार्टी सवाल जो पूछ रही है सरकार से लगातार, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब लेने के लिए तैयार नहीं है, केवल नारेबाजी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की आवाज दबनी नहीं चाहिए, लेकिन विपक्ष अगर अपना संयम खो दे, जिस तरीके का एग्रेशन हमने समाजवादी पार्टी में देखा है अचानक, वो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण पूरे जो है दोनों सदनों को मिलाकर के होता है, ये एक परंपरा और हमेशा से चली आई है। राज्यपाल सरकार की उपलब्धियां बताती हैं, ये परंपरा चली आई है। आपको विरोध करना है तो आप सवाल उठाइए ना, आप सवाल कीजिए, लेकिन राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल गवर्नर गो बैक के लगातार नारे लगा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी गैर जिम्मेदार रवैया अख्तियार कर रहा है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष एक्टिव होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की उदंडता का परिचय दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक है, शुक्रिया ब्रिजेश जी तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विधानसभा का सत्र स्थगित होने के बाद सदन से बाहर आने पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सपा के सवालों का जवाब दिया। कहा कि सपा का प्रदर्शन उनकी अमर्यादित व्यवहार है और उत्तर प्रदेश में निवेश के बाहर है। पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का भाव रखती है, प्रदेश की जनता ने पास से देखा है। हम सबको संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, महामहिम राज्यपाल के प्रति, प्रदेश का विकास का खाका प्रदेश की जनता के सामने सदन के माध्यम से रख रही थी। जिस ढंग से शोर शराबा किया गया काफी दुखद है। प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को इनके कुकृत्यों के कारण कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, हमारी सरकार लगातार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आज प्रदेश में जो नैरेटिव था बदल चुका है, विमर्श बदल चुका है। आज प्रदेश को सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश, सर्वाधिक बिजली देने वाला प्रदेश, बेसिक शिक्षा के सभी स्कूल हमारे कायाकल्प योजना में व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। पंचायत भवन डीएम कार्यालय से बेहतर बने हैं पूरे प्रदेश में। मैं कह सकता हूं प्रदेश में इस समय आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 लाने के लिए पूरे राष्ट्र में काम चल रहा है और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लोगों में जुनून है और हम उनके जुनून को सैल्यूट करते हैं। समाजवादी और वहीं सत्र के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के प्रदर्शन पर सरकार की कामकाज पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हंगामा था, उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। वो हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ही नहीं, वो एक महिला भी है। तो समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी चरित्र भी उजागर हुआ है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, हंगामा ही उनका मुद्दा है। हंगामा करना, बवाल करना और कोई बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करना, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए आज है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवा देते हैं। आपने बाहरी की बात की है कि योगी आदित्यनाथ जी बाहरी से जनगणना करा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में जाति जनगणना हो, बहुत सारे दल इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो। न केवल प्रदेश में, देश में बहुत सारे दल हैं जो ये चाहते हैं जाति जनगणना हो और बिहार ने एक उदाहरण पेश किया है। हालांकि समाजवादियों की सरकार बनी होती तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जाति जनगणना हो गई होती। ये बीजेपी वाले अंधे हैं क्या या बहरे हैं? नेताजी से लेकर के जितने भी दक्षिण भारत के नेता थे, सदन में जिस समय जनगणना शुरू होने जा रही थी उस समय इस बात को रखा गया था और उस समय की सरकार ने यह स्वीकार किया था कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े आज तक जनता के सामने या किसी के सामने नहीं आए। फिर एक बार जनगणना शुरू होने जा रही है, हमारी मांग है और अगर दिल्ली सरकार नहीं करती है तो प्रदेश स्तर पर इसकी जनगणना होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। हालांकि सत्र का पहले के दिन ही हंगामेदार रहा और वहीं बजट सत्र शुरू होने के बाद आम जनता और व्यापारियों की क्या राय है, आपको सुनवाते हैं। समथिंग इस बार सरकार 23 लाख करोड़ का बजट हम लोगों के बीच रखेगी। विपक्ष का काम ही है कि पक्ष की निर्दयता को गिराना, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि विपक्ष है।
इसलिए जो बजट पेश होगा, अभी आपने देखा होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार सभी लोगों ने मिलकर यूपी में जो यूपी इन्वेस्ट समिति चालू करी है, उसमें लोगों को रोजगार का इतना मौका मिलेगा। जो लोग हमारे यहाँ अच्छी जगह पढ़ाई करके बाहर विदेशों में नौकरी करने जाते थे, उनको इस बार सुनहरा अवसर मिलेगा। 23 करोड़ का बजट आ रहा है और विपक्षियों का काम यह है आवाज उठाना। इनका काम ही यही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई भी काम करेंगे अच्छा, उस पर अंकुश लगाना, उसको रोक लगाना, चाहे वो कोई भी मामला हो। शहर के अंदर कोई मामला आ जाए, प्रदेश में मामला आ जाए, इनको तो उंगली उठाना है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष मुद्दाहीन है, इसलिए ये सब हंगामे कर रही है। हंगामा कोई सलूशन नहीं। आप तो एक विधायक हैं, आपका नैतिक जिम्मेदारी है, पहले आप बजट को देखिए। बजट में कमताई हो तो अब आप जो है इस तरीके के उद्यम कर सकते हैं, पर बजट बगैर देखे ये समय को केवल बर्बाद करना और देश का खर्चे को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, अब कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव को ध्यान तो रखा ही गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ बजट मध्यम वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग का जो व्यापारी वर्ग है उसको हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तमाम छोटी छोटी राहतें उसको इसलिए दी गई हैं ताकि उसका व्यापार बढ़े। यही चाहिए व्यापारी आदमी जो भी बजट आए व्यापार को ध्यान में रख के आए, ताकि हर व्यापारी और ग्राहक का फायदा हो और जो रेट है वो रिजनेबल हो, ज़्यादा बढ़ाया ना जाए, जिससे कि मार्केट पे या व्यापारियों पे या ग्राहक पर असर पड़े। प्रदेश का विकास का खाका प्रदेश की जनता के सामने सदन के माध्यम से रख रही थी। जिस ढंग से शोर शराबा किया गया काफी दुखद है। प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को इनके कुकृत्यों के कारण कभी माफ नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने आज कहा कि योगी आदित्यनाथ बाहरी है, इसलिए देखिए, हमारी सरकार लगातार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आज प्रदेश में जो नैरेटिव था बदल चुका है, विमर्श बदल चुका है। आज प्रदेश को सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश, सर्वाधिक बिजली देने वाला प्रदेश, बेसिक शिक्षा के सभी स्कूल हमारे कायाकल्प योजना में व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। पंचायत भवन डीएम कार्यालय से बेहतर बने हैं पूरे प्रदेश में। मैं कह सकता हूं प्रदेश में इस समय आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 लाने के लिए पूरे राष्ट्र में काम चल रहा है और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लोगों में जुनून है और हम उनके जुनून को सैल्यूट करते हैं। समाजवादी और वहीं सत्र के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के प्रदर्शन पर सरकार की कामकाज पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हंगामा था, उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। वो हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ही नहीं, वो एक महिला भी है। तो समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी चरित्र भी उजागर हुआ है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, हंगामा ही उनका मुद्दा है। हंगामा करना, बवाल करना और कोई बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करना, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवा देते हैं। आपने बाहरी की बात की है कि योगी आदित्यनाथ जी बाहरी से जनगणना करा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में जाति जनगणना हो, बहुत सारे दल इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो। न केवल प्रदेश में, देश में बहुत सारे दल हैं जो ये चाहते हैं जाति जनगणना हो और बिहार ने एक उदाहरण पेश किया है। हालांकि समाजवादियों की सरकार बनी होती तो उत्तर प्रदेश में अभी तक जाति जनगणना हो गई होती। ये बीजेपी वाले अंधे हैं क्या या बहरे हैं? नेताजी से लेकर के जितने भी दक्षिण भारत के नेता थे, सदन में जिस समय जनगणना शुरू होने जा रही थी उस समय इस बात को रखा गया था और उस समय की सरकार ने यह स्वीकार किया था कि जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े आज तक जनता के सामने या किसी के सामने नहीं आए। फिर एक बार जनगणना शुरू होने जा रही है, हमारी मांग है और अगर दिल्ली सरकार नहीं करती है तो प्रदेश स्तर पर इसकी जनगणना होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। हालांकि सत्र का पहले के दिन ही हंगामेदार रहा और वहीं बजट सत्र शुरू होने के बाद आम जनता और व्यापारियों की क्या राय है, आपको सुनवाते हैं। समथिंग इस बार सरकार 23 लाख करोड़ का बजट हम लोगों के बीच रखेगी। विपक्ष का काम ही है कि पक्ष की निर्दयता को गिराना, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि विपक्ष है। इसलिए जो बजट पेश होगा, अभी आपने देखा होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार
सभी लोगों ने मिलकर यूपी में जो यूपी इन्वेस्ट समिति चालू करी है, उसमें लोगों को रोजगार का इतना मौका मिलेगा, जो लोग हमारे यहाँ अच्छी जगह पढ़ाई करके बाहर विदेशों में नौकरी करने जाते थे, उनको इस बार सुनहरा अवसर मिलेगा। 23 करोड़ का बजट आ रहा है और विपक्षियों का काम यह है आवाज उठाना। इनका काम ही यही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई भी काम करेंगे अच्छा, उस पर अंकुश लगाना, उसको रोक लगाना, चाहे वो कोई भी मामला हो, शहर के अंदर कोई मामला आ जाए, प्रदेश में मामला आ जाए, इनको तो उंगली उठाना है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष मुद्दाहीन है, इसलिए ये सब हंगामे कर रही है। हंगामा कोई सलूशन नहीं। आप तो एक विधायक हैं, आपका नैतिक जिम्मेदारी है, पहले आप बजट को देखिए। बजट में कमताई हो तब आप जो है इस तरीके के उद्यम कर सकते हैं, पर बजट बगैर देखे ये समय को केवल बर्बाद करना और देश का खर्चे को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव को ध्यान तो रखा ही गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ बजट मध्यम वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग का जो व्यापारी वर्ग है उसको हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तमाम छोटी छोटी राहतें उसको इसलिए दी गई हैं ताकि उसका व्यापार बढ़े। यही चाहिए व्यापारी आदमी है, जो भी बजट आए व्यापार को ध्यान में रख के आए, ताकि हर व्यापारी और ग्राहक का फायदा हो और जो रेट है वो रिजनेबल हो, ज़्यादा बढ़ाए ना जाए, जिससे कि मार्केट पे या व्यापारियों पे या ग्राहक पर असर पड़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, दिल्ली से देवघर जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हुई है इमरजेंसी लैंडिंग। हैदराबाद में मिली थी फ्लाइट में बम होने की सूचना के बाद संदेह के आधार पर लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बम निरोधक दस्ते ने फ्लाइट को चेक किया। फ्लाइट में बम होने की सूचना देने वाले व्यक्ति को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया है। तो बम की सूचना मिलते ही यात्रियों के हाथ पांव फूल गए। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर फ्लाइट को चेक करने के बाद रवाना किया गया। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हैदराबाद में एक व्यक्ति ने एक फ्लाइट में बम होने की सूचना दी, जिसके बाद इस हैदराबाद की फ्लाइट को लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और उसके बाद बम निरोधक दस्ते ने इस पूरे विमान की जांच की, लेकिन बम नहीं मिला। ऐसे में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो यात्री इस प्लेन में सवार थे उन सभी के हाथ पांव फूल गए। कानपुर बार एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को कानपुर कचहरी के अधिवक्ताओं ने एक दिन की हड़ताल कर दी है। आरोप है कि कानपुर जिला न्यायालय के पीठासीन जिला जज संदीप जैन द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर न्यायिक व्यवस्था में अनियमितता की है और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि कानपुर नगर के न्यायालय के जिला जज संदीप जैन अत्यंत हठधर्मी प्रवृत्ति के अधिकारी हैं। जिला जज पर यह भी आरोप लगा है कि न्यायालय में बैठकर अपने चहेते अधिवक्ताओं के अतिरिक्त वरिष्ठ व अन्य अधिवक्ताओं का डायस पर बैठकर बहुत ही सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। रामपुर में अखिलेश आजम के नाम का शिलापट तोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। शिलापट तोड़ने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फरहद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आरोपी है इसने अखिलेश यादव के शिलापट को तोड़ा, मोहम्मद आजम खान के शिलापट को तोड़ा और अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ। घुमंतू जनजाति के कुख्यात गैंग का सदस्य था साहब सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर घुमंतू जनजाति के कुख्यात गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम साहब सिंह बताया जा रहा है और नोएडा बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है।
गुलावटी पुलिस और एसटीएफ नोएडा द्वारा एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक साहब सिंह उर्फ सुनील नामक व्यक्ति है, जिस पर बताया जा रहा है कि गुंडा से 1 लाख का इनाम है तथा हमारे जनपद से उस पर 25,000 का इनाम है। यह अपने घर में घुस करके डकैतियाँ डालते हैं, जिसमें लोगों को प्रहार करते हैं। इसमें लोगों की हत्याएँ भी हो गई हैं। वो नाम बताया गया, कई लोग उसमें घायल हुए थे। आज मुठभेड़ में उसको घायल हुआ था, उसके पैर और सीने में चोट आई थी, गोली लगी थी। उसको उपचार के लिए ले जाया गया था। पहले गुलावटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया था, फिर वहाँ से रेफर कर दिया गया इसको जिला अस्पताल में आने पर उसे घोषित कर दिया गया है, उसे मर्चरी में रखवा दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई का महाशिवरात्रि के अवसर पर प्राचीन सनातन धर्म मंदिर कौशाम्बी गाजियाबाद में महारुद्राभिषेक का विशाल आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से 21 परिवारों ने अलग अलग यजमान के रूप में सम्मिलित होकर पूजन में भाग लिया। ये आयोजन रात 8 बजे से 12 बजे तक रहा और इस महोत्सव में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 21 नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग मंगवाकर 31 ब्राह्मणों द्वारा विधिवत पूजन और अभिषेक करवाया गया। साथ ही कलाकारों ने शिव के भजनों का गायन भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीएल बत्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित फाउंडेशन व मेयर प्रत्याशी नगर निगम गाजियाबाद मौजूद रहे। इस आयोजन में यजमान के रूप में मुख्य रूप से डॉक्टर अजीत कुमार झा, सतीश गुप्ता, नवीन गुप्ता, आशीष गौर, दीपक गुप्ता, एसके गर्ग, अंगद सिंह, डीके भार्गव और अन्य सभी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। धन्यवाद। सब लेते हैं कि थोड़ी देर आप उनके साथ पूजन का आनंद लें और इसके बाद फिर पूजन को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दो गोशाला। और अब बुलंदशहर से अगली खबर आपको बता रहे, तेज रफ्तार कार पलटी, डिवाइडर से टकरा करके कार पलटी। सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, 6 घायल बताए जा रहे हैं। खुर्जा में नेहरूपुर चुंगी पर यह पूरा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और 6 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। खुर्जा में नेहरूपुर चुंगी के पास सड़क हादसा हुआ। बुलंदशहर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार पलटी, डिवाइडर से जाकर के कार पलट गई। इधर अमेठी से भी ऐसी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के पुलिया से टकराते हुए पलट गई और कार पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल भेजा है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहगढ़ चिलबिली रोड पर इकसारा के पास यह घटना हुई है। और अलीगढ़ से अगली खबर, नुमाइश में मोबाइल चोरी करने वाले युवक की पिटाई हुई। मोबाइल चोर की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। नुमाइश में मौजूद लोगों ने मोबाइल चोरों की जमकर धुनाई भी की है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की नुमाइश मैदान की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर बता रहे, मोबाइल चोर की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। नुमाइश में मौजूद लोगों ने मोबाइल चोरों की जमकर धुनाई की है। अलीगढ़ से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।